नमस्ते, मैं वैद्य चंद्र कुमार देशमुख फ्रॉम पुणे। वैद्य राबो गोगटे सर से हम सब ने विद्यकर्म और अग्निकर्म सीखा है और जो सीखा है अभी तक वैसे सब विद्यार्थियों को सिखाने की कोशिश की है। जब इनिशियली प्रैक्टिस शुरू की थी तो वही पेशेंट बार बार हमें दिखते थे कॉलेज में कि जॉइंट पेन के पेशेंट है, 4-4 साल ले रहे ट्रीटमेंट, आमवात के पेशेंट्स है, इन्फर्टिलिटी के पेशेंट्स है, मेंदु के विकार के जैसे सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म के जैसे पेशेंट्स हैं। ये बहुत सारे पेशेंट हमें मिलते थे और इनकी चिकित्सा भी बहुत लिमिटेड थी और ये चिकित्सा करते समय बहुत सारी कठिनाई आती थी। ये जो व्याधियाँ थी ये सब मर्मगत व्याधियाँ थी और ग्रंथ में बताया ही है कि ये जो मर्मगत व्याधि थी ये कष्ट साध्य है या याप्य है या असाध्य होती है। तो ये सब करते समय आयुर्वेद पेन मैनेजमेंट में भी पीछे रह रहा था, क्योंकि आयुर्वेद में जो दवाइयाँ दी थी पेन मैनेजमेंट के लिए वो काफ़ी हद तक उसके रिज़ल्ट कम थे। इसीलिए रुग्ण जब प्रैक्टिस करते समय आता था तो उसकी अपेक्षा ये थी कि मेरा आज का दिन निकल जाए और वही ऐसे रुग्णों को रिजल्ट देने के लिए वैद्य राबो गोगटे सर ने विद्यकर्म और अग्निकर्म जैसी तकनीक शुरू करना हमें दिखाई देता है। अब ये जो विद्यकर्म और अग्निकर्म है, वैद्य राबो गोगटे सर के जो जन्मदिन था 4 फरवरी को, हमने वहाँ डिसाइड किया था कि यही हम जो करते हैं, वैद्य राबो गोगटे सर ने हमें जो सिखाया है और बाकी जो लोग इसमें अभी काम कर रहे हैं वैसे कि वैसे आप सभी को हम बताना चाहते हैं। लेकिन जो मन के दोष रहते हैं, जैसे कि हमें द्रुतम एक दोष कहा गया है कि मुझे आज ही चाहिए सब खाना, ऐसा नहीं रहेगा, स्टेप बाय स्टेप्स रहेगी। नहीं तो होता क्या है, हम देखते हैं कि सर के इतने सारे विद्यार्थी अभी तक हो चुके हैं लेकिन प्रैक्टिकली रिजल्ट लाना हर व्यक्ति को संभव नहीं होता है और प्रैक्टिस में विद्यकर्म और अग्निकर्म पीछे छूट जाता है। आयुर्वेद में जो बातें बताई गई है ग्रंथों में वो काफ़ी अलग तरीके से सूत्रों के हिसाब से बताई गई है और वो सूत्रों को खोलना हमारा काम है और खोल के प्रैक्टिकल अनुभव ऐड करके पूरे मानव जाति को उसका फ़ायदा दिलाना हमारे सारे वैद्यों का काम है। जैसे आप देख सकते हो, योग आयुर्वेद का एक अंग है, छोटा सा अंग है, लेकिन आज उसने पूरे जगत में हर एक व्यक्ति को प्राप्त किया है। हर एक व्यक्ति योग सीख रहा है अलग अलग तरीके से। लेकिन क्या है, हमारे जो शास्त्र में बताया है वो लोग हमें ही अभी अब सिखा रहे हैं अलग तरीके से, क्योंकि हम अभाव पाते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। आयुर्वेद में सब इतने अच्छी तरह से दिया है, सब ज्ञान है आयुर्वेद में। जीना कैसे है, व्याधि मुक्त रहना कैसे है, आत्म समाधान कैसे लेना है, धर्म है, अर्थ है, काम है, सबकी प्राप्ति कैसे करनी है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे करनी है, ऐसा सब भारतीय शास्त्र में लिखा है। लेकिन वो बताने वाला हमें गुरु चाहिए। जैसे आयुर्वेद किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, आयुर्वेद को किसी ने लिखा नहीं है। आयुर्वेद शाश्वत था, शाश्वत है, शाश्वत रहेगा। 10,000 पहले सुंठी जो थी वो खांसी को कम करती थी, अभी भी कम करती है और आगे भी करती जाएगी। कितने भी रोग आ जाए उसका गुणधर्म है वो बदलेगा नहीं। वैसे आयुर्वेद में जो जो लिखा है वो हमें बाहर लाना है। आयुर्वेद बहुत सारे औषधियों का भंडार है। वैसे आयुर्वेद में कर्म भी बताए गए हैं। जैसे सर्जरी जो है मॉडर्न की फील्ड, वो आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता में ही बताई गई है। सारी जैसी के जैसी हमें पाई जाती है, जैसे के जैसे हमें ग्रंथ में वर्णन मिलता है, लेकिन वो संस्कृत में सूत्रों में रहने के कारण वो इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते। जैसे कि अभी इंग्लिश लैंग्वेज है पूरी दुनिया में कॉमन हो चुकी है, लेकिन संस्कृत जो है कुछ लिमिटेड लोगों को ही आती है। तो हम वैद्यों का यही कर्म है जैसे है वैसे बताने का। इसलिए हमने वैद्य राबो गोगटे सर का जो हम चिकित्सा करते हैं विद्यकर्म एज इट बताने की शुरुआत की है। अभी है हमारा अगला एपिसोड आने वाला है। ये जो अभी तक हमने एपिसोड लिए है, प्रथमतः डिस्कवरी ऑफ विद्यकर्म, विद्यकर्म कहाँ से कैसे आया है, आयुर्वेद में इसके रेफरेंस हमने बताया है। बाद में उसमें हमने मर्म का भी उल्लेख किया है, योग्याभ्यास भी बताया है हमने एक में। अब लास्ट के एपिसोड में हमने हृदय द हृदयम ऐसा टॉपिक लिया था।
मुझे ये बताना है गोगटे सर की जो स्टडी करने की, बच्चों को सिखाने की पद्धति वो काफ़ी सटीक थी। वैद्य राघव गोगटे सर सर्जन थे, शल्य कर्म करते थे, तो इन लोगों का स्वभाव ऐसे रहता था कि जो है वो बताना, हाइपोथेसिस पे ज़्यादा नहीं जाना है। मैं जैसे बताना चाहूँगा, वैद्य राघव गोगटे सर 3rd ईयर में थे और पढ़ते समय हम बहुत बार पढ़ते हैं, हमारे हाथ से भी, आँखों के नीचे से भी गया है कि स्यूचरिंग कर्म करना है तो आप नेचुरली कैसे करें। तो वहाँ पे उल्लेख आया था ग्रंथ में कि वो जो ब्लैक एंड्स है, उसको डोंगरे बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करके आप स्यूचरिंग कर सकते हो। सर ने पढ़ लिया तो अब करने की इच्छा जागृत हुई तो सर ने बड़े बड़े फ्रॉक्स पकड़ लिए। फ्रॉक्स पकड़ने के बाद उसके इंटेस्टाइन पे कट ले लिया। इंटेस्टाइन के ऊपर कट लेने के बाद वो जो उसके जो एंड्स है कट किए हुए वो नज़दीक लाए और उसको एंड से पकड़ने की कोशिश की और एंड्स को पकड़वाया और उनके जो है हेड है बॉडी से अलग कर दिया। तो ऐसी नेचुरल स्यूचरिंग इंटेस्टाइन को कर ली। ऊपर से स्यूचरिंग करके वो जो 8 फ्रॉक्स थे उनको तालाब में छोड़ दिया। अब 8 फ्रॉक्स थे, वो 10 दिन बाद उनसे फिर से ओपन करके देखा तो हर जगह पे जहाँ पे नेचुरल स्यूचरिंग की थी एंड्स से, तो वहाँ पे अच्छी तरह से, पूरी तरह से हीलिंग हो चुकी थी। सर का स्वभाव ऐसा था, जो ग्रंथ में दिया है वो बताना है, करके देखना है, फिर से बताना है। ग्रंथ में ऐसा भी आया था, अग्निकर्म जो है अपुनर्भव चिकित्सा है, और ये अपुनर्भव चिकित्सा जो है हर विकार में हमें उपलब्धि मिलती है। लेकिन सच में अपुनर्भव है क्या, ये देखना चाहते थे सर। तो सर तो सर्जन थे ही, तो सर के पास तो सबसे इजी अग्निकर्म कौन से व्याधि में किया जाता है, तो कॉर्न में किया जाता है। तो कॉर्न के सर ने पेशेंट लेना शुरू किया। हर एक पेशेंट का कॉर्न का अग्निकर्म करते थे, कुछ पेशेंट के कॉर्न की सर्जरी भी करवाते थे क्योंकि पैरेलल स्टडी हो जाए। और ऐसा 10 साल करने के बाद सर ने 10 साल बाद हर एक को लेटर लिखे कि महादेव महोदय, आपको हमने ऐसे ऐसे समय पे अग्निकर्म किया था, ऐसे ऐसे समय पे सर्जरी की थी, तो आपको अभी कैसा लग रहा है। तो उसमें से 100 लेटर्स में से 88 लेटर वापस आए और सब लोगों ने कहा कि उसमें से 99% उनका व्याधि रिकरेंस नहीं हुई। ऐसे थे हमारे वैद्य राघव गोगटे सर। बाप दिखाओ नहीं तो श्राद्ध कर, ऐसा सर का कहना था हमेशा, क्योंकि रिजल्ट जब तक दिखते नहीं तब तक हम हाइपोथेसिस लेके फ़ायदा नहीं रहता। किडनी के बारे में भी सर का रिसर्च है, HIV पे भी सर का चालू था, अभी हेपेटाइटिस B के ऊपर भी सर का काम हम कंटिन्यूस कर रहे हैं, क्योंकि ये इस पे काम होता है। अब जब तक हम करते नहीं तब तक वो प्रैक्टिकली हम बता नहीं सकते, ऐसा ही है। और ये विद्धकर्म और अग्निकर्म सर जाने के बाद जब से हमने 2015 से शुरू किया, 2016 में पहली बार हमने लेक्चर लिया था टिळक महाविद्यालय में पुणे में, तभी से अभी तक 150 से ऊपर हमने कार्यशाला ली है पूरे इंडिया में। और ऐसी एक भी जगह नहीं है जो नए प्रैक्टिशनर है और विद्धकर्म अग्निकर्म वहाँ पे प्रैक्टिस के बोर्ड पे नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये जो है चिकित्सा, ये पूरी चिकित्सा में अर्ध चिकित्सा बन चुकी है, जैसे ग्रंथ में दिया है। तो ये चिकित्सा अब जैसे हम सिखा रहे हैं, कुछ लोग वात प्रकृति के रहते हैं, सीखे बगैर करने की शुरुआत करते हैं और कहीं पे भी विद्ध करने लगते हैं, तो इसमें एक्यूपंक्चर भी आ जाता है और कई सारे ऐसे मनगढ़ंत ट्रीटमेंट भी आ जाती है। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ है कि विद्ध कर्म एज इट हम बताएं। अब ये बताते समय हमने आखिर के एपिसोड में द हृदय में ऐसा टॉपिक लिया था, तो मैंने उसी समय बताते समय बताया कि जो हम ये सीक्वेंस ले रहे हैं विद्ध कर्म एज इट इज़ सीरीज़ का, तो हर एक सीक्वेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप पहले 2 या 3 एपिसोड नहीं देखोगे तब तक ये एपिसोड में बताए हुए बातें आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आ जाएगी। हम बताते समय पूरी तरह से सीक्वेंस सीरीज से हम बता रहे हैं। पहले क्षिप्रमर्म हमने लिया था, क्षिप्रमर्म से उपरिष्टा 2 अंगुले हम विद्ध कर्म, वहाँ पे कौन से मसल आए थे, वहाँ पे कौन से आर्टरी आए थे, वहाँ पे कौन से अल्नार आर्टरी का कंटिन्यूशन, सुपरफिशियल पार्मल ब्रांच, डीप पार्मल ब्रांच, हमने ऐसा बताया था वहाँ पे। उसके बाद में सीधा हमने हृदय पे गए थे। हृदय लेते समय वहाँ पे दशश्च धमनी, हृदय का स्थान, हृदय के अलग अलग रेफरेंस हमने निकाले थे। वो जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आगे मैं क्या बताने जा रहा हूँ वो हमें समझेगा नहीं। तो आज हम सीखने वाले हैं ये मर्म का जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ, इसमें से
तीसरा सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंस है, वो है इंद्रबस्ती नाम का मर्म। ये जो इंद्रबस्ती नाम का मर्म है हमारे शरीर में 4 जगह पे होता है। 4 जगह पे होता है, तो इसका शास्त्रीय भी उल्लेख आया है, शास्त्रीय वर्णन आया है। जैसे मर्म पढ़ते समय हमने पढ़ा कुछ मर्म सीरा मर्म है, कुछ मांस मर्म है, कुछ अस्थि मर्म है। तो इंद्रबस्ती नाम का जो मर्म है इसको मांस मर्म कहा गया है, और यही मर्म को कुछ आचार्यों ने सीरा मर्म कहा गया है। तो इंद्रबस्ती मर्म जो है वहाँ पे अलग अलग सारे एनाटॉमी है, आज हमें देखना है। इंद्रबस्ती बताते समय पार्श्वनी प्रति जंघामध्ये ऐसा हमें वर्णन मिलता है। नीचे से 13 अंगुल भी लेना है ऐसा कहा गया है। 2 हाथ में और 2 पैर में ऐसे मसल का वर्णन है यहाँ पे। तो जैसे मैंने क्षिप्र मर्म के बारे में बताया था, वैसे इंद्रबस्ती जो मर्म है ये मांस मर्म है। यहाँ पे मस्कुलर स्ट्रक्चर्स है। मस्कुलर स्ट्रक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट है 2 मसल्स आते हैं वहाँ पे, एक सोलियस मसल आती है और वहाँ पे गैस्ट्रिकनिमियस मसल आती है। लेकिन आप अगर देखोगे जो पार्श्वनिपति जंघामध्ये हमें मर्म का वर्णन आया है, तत्र विद्धस्य शोणितक्षयेन मर्णम च, वहाँ पे मांस मर्म है, वहाँ पे आघात होने के बाद शोणितक्षयेन मर्णम च, रक्तस्राव से मृत्यु हो जाती है। जैसे हमें क्षिप्र मर्म के यहाँ पे देखा था, क्षिप्र मर्म पे आघात होने के बाद वहाँ पे क्या होता है, तत्र आक्षेपकनम मर्णम च, वहाँ पे आक्षेपक हो जाते। मैंने तब डिटेल में बताया है, आपको वो जरूर सुनना है। अब ऊपर जो बीच में आ जाते हैं हमारे मणिबंध भी मर्म आ जाता है वहाँ पे, लेकिन मैंने सीधा इंद्रबस्ती लिया है क्योंकि यहाँ पे आघात होने के बाद रक्तक्षयेन मर्णम च, और ये इंद्रबस्ती मर्म जो है आधा अंगुली है विस्तार। अब हाथ में भी है और पैर में भी है, ये इंद्रबस्ती मर्म है। तो पैर में जो इंद्रबस्ती मर्म है वहाँ पे सोलियस मसल्स और गैस्ट्रिकनिमियस मसल्स हैं। अब ये मसल के बारे में देखा जाए, वहाँ से वो ऊपर से लेके टिबिया से लेके टिबिया के ऊपर के हेड के ऊपर उसका ओरिजिन है, और इंसर्शन कैल्केनियम बोन है उसके नीचे है। तो ये जो मसल्स है सोलियस मसल और गैस्ट्रिकनिमियस मसल, ये दोनों मसल को मिला के काफ मसल्स कहा जाता है। अब ये काफ मसल जो है पूरी तरह से हमारे बॉडी को सपोर्ट करने वाली मसल्स है। हमारे बॉडी का वेट बियरिंग बोन जो टिबिया है उसको पीछे से वो जाती है, और नीचे से कैल्केनियम जो है हमारा बोन, वहाँ पे उसका इंसर्शन है। अब ऊपर से आके नीचे जाने वाली जो मसल्स है वहाँ पे उसका इंसर्शन है, तो उसका कर्म हम देखेंगे। अब पिछले वाला जो मर्म था हृदय मर्म और क्षिप्र मर्म, इन दोनों का मर्म का संबंध ये इंद्रबस्ती मर्म से बहुत नज़दीक का रहता है। क्षिप्र मर्म के ऊपर 2 अंगुली आघात किया है। क्षिप्र मर्म कहाँ पे है, अंगुष्ठ अंगुलियों मध्य क्षिप्रम नाम तत्र विद्धस्य आक्षेपकनम मर्णम च, उसके ऊपर अगर 2 अंगुली हम वेदन कर्म करते हैं तो अलग अलग प्रकार के व्याधियों में हमें गुण मिलते हैं। लेकिन वही क्षिप्र मर्म पे आघात हो जाएगा तो कालांतर प्राणहर मृत्यु है। अब वहाँ पे क्या होता है कि वायु के बारे में हमने बताया था। अब अगर इंद्रबस्ती के ऊपर आघात हो जाएगा तो क्या बताया है, लोहित क्षयन मर्णम च, वहाँ पे लोहित रक्त क्षयन मर्णम च। तो मांस मर्म होने के बाद भी वहाँ पे अगर आघात हो गया, आधा अंगुल की जगह है, एक ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 या 0.6 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर तक की जगह है, वहाँ पे आघात होने के बाद कालांतर प्राण मृत्यु हो जाएगी या रोहित क्षरण हो जाएगा। तो ये तो मांस मर्म है। आप देखोगे अगर वात रक्त जैसी व्याधि है, वात रक्त की व्याधि के हेतु देखेंगे तो वात रक्त व्याधि के हेतु क्या थे कि खड़े रहना, बैठना, बैठने के बाद पैर जो है लटकते रहना, उसके बाद में दौड़ना, उसके बाद में हम जैसे एरोप्लेन में जाके बैठते हैं कंटिन्यूसली सीटिंग पोजीशन है, ऐसे पोजीशन में रहना, इसके कारण वात रक्त होता है। और ये वात रक्त की वजह से हमें जो जो व्याधि आती है उसमें क्षिप्र मर्म के ऊपर 2 अंगुली हम वेदन कर्म करते हैं। अब ये बात थोड़ी सी बाजू में रखते हैं। यही बात अगर हम सोलियस मसल को लेंगे तो सोलियस मसल को पेरिफेरल हार्ट कहा गया है।
या सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी कहा गया है। तो ये जो मसल्स आती है टिबिया के ऊपर अपर एंड से लेके पीछे से नीचे तक जाती है कैलकनिंग की तरफ, वो जाते समय वहाँ पे उसको प्लांटर फ्लेक्सर की मेन मसल है, गैस्ट्रोक्नेमियस और सोलियस मसल्स। अब ये जो मसल्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ने में, प्लांटर फ्लेक्जन करने में, रनिंग में, ये इसका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट होता है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हम करते हैं तो ये मसल्स वहीं पे काम करते हैं, क्योंकि इसका जो कर्म का क्षेत्र है एंकल जॉइंट के आजू बाजू में है। लेकिन जब हम स्टैग्नेशन रहते हैं या वैसे ही बैठते रहते हैं तो वहाँ पे वो मसल के आजू बाजू में वेनस इनकॉम्पिटेंसी तैयार होती जाती है और उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड रुका जाता है। यही सोलियस मसल को सेकंड हार्ट क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का रिजर्वायर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जो वेनस सिस्टम है ब्लड की वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे है और इसकी वजह से उसको सेकंड हार्ट कहा गया है। अगर आप सोलियस मसल की एनाटॉमी या हम कहेंगे अप्लाइड एनाटॉमी देखेंगे तो उसको वहाँ पे वो बैठने से या खड़े रहने से या वात रक्त जैसे हमने जो बताया है पिछले एपिसोड में हेतु बताया है, उसकी वजह से वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन में वो पंपिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। तो एक नेचुरल सेकंड पंप कहा गया है सोलियस मसल को। बैठने के कारण वहाँ पे जो नीचे से एंटी ग्रेविटेशन फ्लो हमें ऊपर लेके जाना है वो सपोर्ट करने के लिए सोलियस मसल्स का इस्तेमाल हुआ जाता है। इसलिए जब वॉकिंग करते हैं हम तो वॉकिंग करते समय सोलियस मसल का पंपिंग शुरू हो जाता है। उसकी वजह से वहाँ पे जो वेनस इनकॉम्पिटेंसी तैयार होके डीवीटी या बहुत सारी क्लॉटिंग फैक्टर जैसे हमें डिसीजेस मिलते हैं वो तैयार नहीं होते हैं। इतना बड़ा सोलियस मसल्स का कर्म है। और वहीं पे अगर आघात हो जाते हैं तो वहाँ से हमें रक्तक्षयन मरणम चाहिए, क्योंकि वहाँ से ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा और जैसे कि हृदय पे आघात हो जाएगा तो इतना रक्तस्राव वहाँ पे हो जाएगा। यही अगर हम देखेंगे हाथ के ऊपर तो यहाँ पे भी हमें जैसे पार्श्वी प्रति कहा है, जैसे हाथ से ऊपर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें 13 अंगुली इंद्रबस्ती मर्म मिलता है। अब ये जो मर्म है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हाथ के जब इंद्रबस्ती मर्म है उसके ऊपर जो है हमें श्वास व्याधि में वेदन कर्म कहा गया है। तो श्वास व्याधि कहाँ से होता है, तो श्वास है ये जो व्याधि है ये आमाशय समुद्भव है। और पैर में जो गैस्ट्रोक्नेमियस मसल्स या सोलियस मसल का जो इंद्रबस्ती मर्म है वो हृदय और क्षिप्र मर्म के संबंधित में है। और जो हाथ का है वो आमाशय प्लस फुफ्फुस प्लस हृदय इनका संबंध में आया हुआ मर्म है। जैसे हम श्वास के व्याधि में हम ऊपर से 4 अंगुली हम वेदन कर्म कहा गया वो इंद्रबस्ती के ऊपर ही आता है, थोड़ा सा 2 अंगुली ऊपर आता है। मर्म पे हम अगर वेदन नहीं करते हैं, लेकिन ये मर्मों का भाव समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो इंद्रबस्ती मर्म है यही मर्म के नीचे हम मणिबंध के ऊपर रेखा अग्नि कर्म करते हैं। कौन सी व्याधि में करते हैं हम, वहाँ पे अपची में करते हैं। गंडमाला और अपची में हम यहाँ पे रेखा अग्नि कर्म करते हैं। तो ये कफ पित्त जो रहती है व्याधियाँ, जो आमाशय समुद्भव व्याधियाँ रहती हैं, वहाँ पे इंद्रबस्ती का रोल ऊपर के हाथ के मर्म का ज़्यादा से ज़्यादा आता है। और नीचे का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हृदय और वात रक्त ये दोनों व्याधि के संबंध में आता है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे कि उसके लैटरली हम गुदरसी के विकार में वो नीचे वाला पॉइंट लेते हैं, उसका संबंध इन्फर्टिलिटी में भी बहुत अच्छी तरह से आता है। तो ये जो 2 मर्म है, 4 मर्म है हमारे शरीर में, ये काफ़ी अच्छी तरह से एक दूसरे के ऊपर अवलंबन है। जैसे मैंने बताते समय बताया कि जो हमारे मर्म है उसको हम एनर्जी सोर्सेस कहेंगे और वो उसका फंक्शन करते हैं। कुछ हड्डियों के बने हैं, कुछ मांसपेशियों के बने हैं, कुछ नर्वस इन्वॉल्वमेंट वाले बने हैं। तो ये एक दूसरे का संबंध रहता है और वो एनर्जी सोर्सेस को डिवाइड किया गया है हमारे जगह के हिसाब से, उसको हम मर्म कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राण है। तो ये दौड़ना, खड़े रहना, वॉकिंग करना, ये हमारे सोलियस मसल का कर्म आता है।
और उसके अंदर ही हमारे वहाँ पे इंद्रबस्ती मर्म है। अब ये जो इंद्रबस्ती मर्म है हमारे पैर में, हाथ में 2 जगह पे है। टोटल संख्या 4 है। मांस मर्म है और शिरा मर्म भी कहा गया है, कुछ आचार्यों ने बताते समय बताया गया है कि वहाँ पे मसल्स है। अब ये जो मसल्स है इंद्रबस्ती मर्म में कब हर्ट हो जाता है? जब हम बहुत ज़्यादा चलते हैं, बहुत ज़्यादा हम आघात होते हैं। कभी भी देखना, हम कूदते हैं, जब कूदते हैं ना, कूदने के बाद हमें दिखाई देता है कि एसीएल टीयर हो गया या पीसीएल गया है हमारा, तो ऐसे समय में ये इंद्रबस्ती मर्म का रोल ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रहता है, क्योंकि वो मसल्स है, वो मसल्स ही वहाँ पे ऊपर के जो लिगामेंट्स है उसको सपोर्ट करने वाली है। तो हमें विद्ध करते समय वो इंद्रबस्ती मर्म, नीचे आया हुआ जो क्षिप्र मर्म है वहाँ पे, उसके ऊपर एक अंगुली, हमें ऐसा वेधन करने के लिए हमें अलग अलग तरीके से व्याधियों में सोचना पड़ता है। ये जो डिटेल में विद्ध कर्म हम कहाँ करने वाले, हर एक व्याधि लेके उसका रिलेशन कैसा है वो मैं बताने वाला हूँ। लेकिन ये हमें मर्म का पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं कहूँगा कि हृदय है, हृदय में शोणित है, वहाँ पे भी वो भी शिरा मर्म है। और इंद्रबस्ती को कुछ लोगों ने शिरा मर्म कहा है, कुछ लोगों ने मांस मर्म कहा है। तो ये बताते समय दोनों भी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कभी भी देखो आप, किसी को भी कार्डियक व्याधि होती है या डायबिटीज़ होता है या शरीर में रक्त प्रवाह लूजनेस होता है, तो उनको वॉकिंग कही जाती है। तो ये वॉकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा काम में आने वाला इंद्रबस्ती मर्म है। तो इंद्रबस्ती मर्म नहीं बोलूँगा मैं, वहाँ पे सोलियस मसल्स आती है, वहाँ पे गैस्ट्रोक्नीमियस मसल्स आती है, वो वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग के लिए काम में आती है। लेकिन ये मसल्स जो है वहीं पे हमारा स्थान है, वहीं पे जो शिरा मर्म है वहीं पे हमारा स्थान है। तो यहाँ पे आघात जब होता है, मार लगती है, तो हमें रक्तस्राव दिखता है, लेकिन प्रैक्टिकली आजकल हमें तो वो दिखता नहीं है। लेकिन जब हम दौड़ते हैं, हम रनिंग करते हैं, हम कूदना काम करते हैं, हम कुश्ती लड़ते हैं, ये करते समय शरीर में स्वेद निर्माण हो जाता है और हमें वहाँ पे वायु प्रकोप भी हमें देखने को मिलता है। तो ये रक्त और वायु, ये दोनों के हिसाब से जो भी व्याधियाँ आती हैं वहाँ पे हमें इंद्रबस्ती का विचार, पैर वाली इंद्रबस्ती का विचार हमेशा ही करना चाहिए। और हस्त वाले जो इंद्रबस्ती है वहाँ पे विचार करते समय हमें श्वास का विचार करना है, हमें आमाशय का विचार करना है। इसीलिए जब डिहाइड्रेशन होता है तो ये जो यहाँ पे मर्म है, हम हाथ लगाते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसका आमाशय की जो परफ्यूजन कैपेसिटी है, आमाशय में जो खाया हुआ द्रव जो है वो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी थोड़ी सी अगर कम हो गई तो हम इंद्रबस्ती या हाथ के हमारे जो प्रोनेटर टेरेस और पूरे फ्लेक्सर जो मसल्स है उसका हम एग्जामिनेशन करते हैं आयुर्वेद की तरह से। तो ये जो बातें हैं ये हमें अडॉप्ट करनी पड़ती है, क्योंकि क्या होता है कि जो व्याधियाँ है वो व्याधियाँ दुरुस्त करने के लिए हमें अलग अलग तरीके से विचार करना पड़ता है, दोषों के स्थानों का विचार करना पड़ता है। जैसे हमेशा हम बताते हैं, जैसे कि लेप है, अगर कोई चेहरे पे लेप लगा रहा है तो चेहरे पे लेप लगा के भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वर्ण जो है हमारा, वर्ण ये कर्म उदान वायु का है। तो उदानम बल उच्चते ऐसा हम कहते हैं, और वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया, ऐसे उदान वायु का कर्म है। और उरस्थानम उदान से नासा नाभि गलाचर्य से, ऐसा उदान वायु का कर्म है। तो चेहरे को लेप लगाते समय अगर हमें वर्ण के लिए लेप लगाना है तो छाती पे लगाना चाहिए। उदान वायु का जो संचार स्थान है वहाँ पे हमें लेप लगाना चाहिए। इसलिए जो पुराने लोग के भस्म है छाती पे, कपाल पे लगाते थे, क्योंकि जो उदान वायु का संचार स्थान है अगर वहाँ पे हम लेप लगाएंगे तो उसके हिसाब से हमें उसके कर्म अच्छे होते हुए मिलते हैं। तो अब ये करते समय ये जो मर्म आते हैं उसके आजू बाजू में जो अवस्थाएं आती है वहाँ पे जो दोषों का संसार ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हमें विद्ध कर्म का रिलेशन लगाना पड़ता है। जैसे मैंने अभी बताया कि सोलियस मसल्स है, वहाँ पे रक्त है, वहाँ पे रक्त क्षय नंबर नमच है, तो रक्त वायु का संबंध नीचे आ जाता है, तो ऊपर के यहाँ पे रक्त कफ का संबंध ज़्यादा से ज़्यादा आता है। तो ये जो बातें हैं हम जो है ये जो बातें हैं इंद्रबस्ती मर्म की, ये प्रैक्टिकली जब डिसीज हम समझाएंगे तब अच्छी तरह से हमें डिटेल में समझ में आ जाएगी। आगे लेते वक्त और जो 2-3 मर्म आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। शंख मर्म के बारे में भी बात करेंगे, वो मैंने लास्ट में रखा है, उसका भी हृदय का संबंध आता है। जैसे मैंने अभी इंद्रबस्ती का कहा है, उसका भी हृदय का संबंध आता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे तरीके से मैं बताने जा रहा हूँ, और धीरे धीरे करके सबसे लास्ट में ये पूरी तरह से मिक्सिंग करके हम प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करके ये मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि
ये जब तक हम सीखेंगे नहीं तो रैंडम विद्या करते बैठेंगे, वो एक्यूपंक्चर जैसा या अलग से कोई तो भी नीडलिंग थेरेपी हो जाएगी, लेकिन एक्यूरेसी नहीं आ जाएगी। तो एक्यूरेसी के हिसाब से हम बताते हैं। तो इसके हिसाब से आज का इंद्रबस्ती मर्म हो चुका है। आगे में बताएंगे, आगे बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस आने वाले हैं, जैसे शंख मर्म है, उसके बाद में बस्ती मर्म और नाभि मर्म एक साथ में लेने वाला हूँ। उसके आगे में अभी तक जो वैद्य राबो गोगटे सर ने लेख लिए हैं, 200 लेख है, उसमें से कुछ चुन के सर ने कर्म कैसे किए वो मैं बताने वाला हूँ। अलग अलग तरीके से पूरे जो हमारे 4 बार के सेशन होने वाले हैं उसमें पूरी तरह से विद्या कर्म अग्नि कर्म को ऐसा समेट के पूरी तरह से मैं बताने वाला हूँ। धन्यवाद।